12 साल बाद मनोज अपने जन्मस्थान कल्याणपुरम स्टेशन पर उतरा। स्टेशन के बाहर छोटी छोटी चाय की दुकानें थीं, कुछ दुकानें खुली हुई थीं। बाहर आने के बाद उसने एक ऑटो ड्राइवर को बुलाया और उससे वेंकटपुरम गांव ले जाने को कहा। ऑटो वाले ने मनोज को बैठ जाने को कहा। रास्ते में ड्राइवर ने पूछा, सर, आप गांव में किसके घर जा रहे हैं? इस पर मनोज ने थोड़ा तेजी से कहा, तुम्हें उसकी क्या जरूरत है? तुम चुपचाप ऑटो चलाओ। तब ड्राइवर ने हंसते हुए कहा, सॉरी सर, ठीक है। लेकिन मनोज को एकदम से गुस्सा आ गया। वह मन ही मन सोच रहा था कि लोग दूसरों की जिंदगी में झांकते रहते हैं। वह ऑटो जिस रास्ते से गुजर रहा था, कहीं पुरानी यादें मनोज के मन में ताजा हो गईं। स्कूल, गांव के खेत, खेलने के मैदान, आम के बगीचे, दोस्त, उसका मन अतीत में चला गया। उसके माता पिता ने जबरदस्ती उसे अपनी उच्च शिक्षा अमेरिका में पूरी करने के लिए बहुत मुश्किलों को झेलकर अमेरिका भेजा था। उसने वहीं पढ़ाई की और वहीं नौकरी मिल गई। उसने वहीं पर नीता नाम की लड़की को पसंद किया। अपने माता और पिता से कहा, मैंने यहाँ एक लड़की से शादी कर ली है। जब हम आएंगे तो दोनों साथ मिलकर सभी बातें बताएंगे। उसे गांव बिल्कुल पसंद नहीं था। बच्चों के साथ भी वे कभी भारत नहीं आए। माता पिता ने कितनी ही बार पूछा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। अब उनके 2 बच्चे भी हैं। वे छुट्टियों में देश विदेश की यात्राएं करते रहते हैं। वह बच्चों के साथ भारत भी आता जाता रहता है। अगर उसके माता पिता को पता चलता कि वह यहाँ आया है तो वे उसे घर बुलाएंगे। अगर वह अकेला आता है तो वे पूछेंगे कि बच्चों को क्यों नहीं लाया। लेकिन मनोज की पत्नी नीता को गांव आना बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती थी कि वहां स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं और वहां शहर के जैसे सुविधाएं नहीं हैं। इसलिए वह अब तक 2 बार भारत आया, लेकिन अपने माता पिता को बताए बिना ही आया और चला गया। इसके अलावा उसके पास गांव आने का समय भी नहीं था। वहां क्या है, इंटरनेट की सुविधा भी ठीक से नहीं होती, अच्छी सड़कें नहीं हैं, ऐसी कोई सुविधाएं नहीं हैं। वह हमेशा शिकायत करता था। उनके गांव में खेत थे, जिससे उसके माता पिता खेती करके अपना पेट भरते थे। इसीलिए मनोज गांव को पूरी तरह से भूल चुका था। लेकिन जिस बेटे को उन्होंने इतने लाड प्यार से पाला, जब वह अपने माता पिता की परवाह न करते हुए कहीं दूर अपनी जिंदगी बिता रहा हो, तो उन माता पिता का दुख कैसा होगा, यह केवल वे ही बता सकते हैं। एक दिन मनोज को फोन किया और कहने लगे, बेटा, तुम्हें हमारे पास आने के लिए समय नहीं है, इसलिए हम लोग वहां आ जाते हैं। तुम्हें और बच्चों को सिर्फ एक बार देख के हम आ जाएंगे, कहा। गुस्से में मनोज और नीता दोनों ने बहुत कठोरता से बात की। पिताजी, आप यहाँ आकर क्या करेंगे? यहाँ का मौसम आपको सूट नहीं करेगा। यहाँ सब कुछ हाई फाई है। वैसे भी आप सुबह उठकर पड़ोसी से बात करने की आदत है, लेकिन यहाँ पड़ोस में कोई नहीं होता। सब अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। यह आपके गांव जैसा नहीं है। यहाँ का पहनावा अलग है और भाषा भी आपको नहीं आती। आपको न भाषा आती है और न पहनावा। ऊपर से अगर आप यहाँ आते तो आप मेरे माता पिता बोल के सबको पता चलता है तो अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हारे बेटे का इज्जत चल जाएगा, उसने कहा। यह बात सुनकर मनोज के माता पिता शांताम्मा और नरसैया बहुत दुखी हुए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। तब से मां शांताम्मा ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह अब कभी अपने बेटे को नहीं देख पाएगी। ये बातें सुनकर नरसैया भी दुख में डूब गए, क्योंकि मनोज उनका इकलौता बेटा था। इसीलिए उन्होंने उसे शहर में पढ़ाया था। लेकिन क्या फायदा, शहर के जीवन ने उसके मन से गांव को मिटा दिया और अमेरिका जाने के बाद वह पूरी तरह से अपने माता पिता को भूल गया। कुछ दिन फोन पर बात करता था, लेकिन माता पिता के गांव आने के लिए कहने से मानसिक दूरी बढ़ती गई। 12 साल तक ऐसा ही चलता रहा। इसी बीच शांताम्मा को एक बड़ी बीमारी हो गई। वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी, लेकिन मनोज को गांव की बातें अनावश्यक लगती थीं।
इस बार नरसैया को लगा कि उन्हें बेटे से बात करनी ही पड़ेगी, चाहे उनकी मानसिक स्थिति कैसी भी हो। उन्होंने कांपते हाथों से मोबाइल लिया और बेटे का नंबर डायल किया। बहुत समय के बाद फोन लगा, तब वे कहने लगे कि मनोज, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वह हमेशा तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है। अगर तुम एक बार आओगे तो अच्छा रहेगा, कहते हुए वह रोने लगे। तब मनोज ने कहा, पिताजी, उम्र बढ़ने के साथ बीमारियां और दर्द सबको होना सामान्य है ना? एक बार उम्र हो गई तो बस हो गया। वैसे भी मैं फोन पर बात तो करता ही रहता हूं, है ना? वैसे भी माँ को क्या हुआ? आप चिंता मत कीजिए। आप चिंता करके मुझे चिंता मत दीजिए। यहाँ मुझे बहुत काम है। यहाँ की जिंदगी आसान नहीं है। मैं यहीं काम में व्यस्त हूँ। अब इसमें और टेंशन मत दीजिए। प्लीज मेरी स्थिति को समझिए। पिताजी, मैं अभी नहीं आ सकता। माँ को आप अस्पताल ले जाइए, वह ठीक हो जाएगी। और उसने फोन काट दिया। इससे नरसैया जी ऐसी स्थिति में चले गए कि वह बोल भी नहीं पाए। जैसे वह अब भी अपने बेटे की आवाज सुन रहे हों। उन्होंने फोन को नीचे भी नहीं रखा और वैसे ही पकड़े खड़े रहे। मनोज ने अब फोन काट दिया था, लेकिन नरसैया जी को लगा कि शायद बेटे की और कोई बात सुनाई देगी, इसलिए उन्होंने फोन को कान के पास रखे थे। इतने में शांताम्मा जी की तरफ से चीख सुनाई दी। नरसैया जी दौड़ कर गए। उन्होंने फोन नीचे गिरा दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे समझ आ गया कि अब बेटा नहीं आएगा। मनोजू कहकर उसने अंतिम सांस ली। यह देखकर नरसैया वहीं जमीन पर गिर पड़े। अत्यधिक दुख से वह रोने लगे। वह रोना सुनकर पड़ोसी आगरा। लटके हुए फोन को देखकर मनोज को फोन लगाया। मनोज ने जवाब दिए बिना फोन काट दिया था। नरसैया जी उस दिन और अगले दिन भी बेटे के फोन का इंतजार करते रहे। फोन नहीं आया। उसने फोन नहीं उठाया। उन्हें समझ आ गया कि वह अब नहीं आएगा और उन्होंने खुद ही अंतिम संस्कार पूरे किए। सभी कार्यक्रम पूरे होने के बाद उन्होंने मनोज से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा, पिताजी, यहाँ मेरे बच्चों के एग्जाम्स चल रहे हैं और नीता की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। उन्हें ऐसे छोड़कर मैं कैसे आ सकता हूँ? इसलिए आना संभव नहीं हो पाया। ये बातें सुनकर नरसैया का दिल कट गया। ठीक है बेटा, तुम्हारे परिवार की जिम्मेदारी लिए हो। मैं वृद्धाश्रम जा रहा हूँ, लेकिन मेरी जिंदगी में एक कमी रह गई है, उसे पूरा करो। तुम एक बार आकर संपत्ति से संबंधित कागजात, लेन देन सब ले जाओ। मैं यह सब यहीं छोड़कर ऐसे नहीं जा सकता। इसलिए जब तक मैं स्वस्थ और मजबूत हूँ, मैं तुम्हें यह सारी संपत्ति यहीं सौंपना चाहता हूँ, ताकि मुझे सुकून मिले, उन्होंने कहा। ये बातें सुनकर मनोज सोचने लगा, मेरे पिताजी ने एकड़ तक की जमीन कमाई है। अगर मैं इन संपत्तियों को एक बार देख लूं तो अच्छा रहेगा। उसने सोचा, पिताजी ठीक हैं। तभी सभी कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर सब कुछ एक बार देख लेना चाहिए। ऐसा सोचकर मनोज गांव आया। उसने ऑटो वाले को अपने घर के पास रुकने को कहा। ऑटो वाले को पैसे देकर वह अंदर आया। उसने बेटे को पहचाना नहीं। मनोज ने धीरे से कहा, पिताजी, आप ऐसे क्यों हैं? वह आवाज सुनकर नरसैया जी एकदम से आश्चर्य से देखने लगे। तभी बिजली आ गई। 15 साल बाद अपने बेटे को देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। ठीक है पिताजी, माँ का अंतिम संस्कार के लिए आ नहीं सका, उनकी उम्र भी हो गई है ना। इस तरह कुछ देर बात करते हुए धीमी आवाज में, कागजात ये सब दीजिए। मैं सब देखकर जल्दी से अपना काम पूरा करके जाना चाहता हूँ। मुझे वहां बहुत काम है, इसलिए मुझे कल ही जाना होगा, उसने कहा। तब नरसैया जी हंस पड़े। अरे मनोज, मैं तुम्हें इन्हीं के लिए तो बुलाया था, कहते हुए, लो बेटा, कहकर उन्होंने कुछ दिया। पिताजी क्या दे रहे हैं? कहकर उसने उत्सुकता से देखा, लेकिन उसके हाथ खाली थे। इससे पहले कि वह कुछ पूछता, उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ पड़ा। नरसैया जी मनोज के गालों पर तब तक थप्पड़ मारते रहे जब तक कि वे सूज न गए। मनोज चौंक गया। ये क्या कर रहे हैं पिताजी? क्या आपको पागलपन हो गया है?
एक पागल की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं? क्या आप में दिमाग है? कहकर वह चिल्लाने लगा। उसकी चिल्लाहट सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। तब नरसैया जी ने जोर से कहा, यही तुम्हारी असली संपत्ति है, यही तुम्हारा असली हक है। तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार करती रही, मैं बहुत दुखी हुआ। मैंने तुम्हें कितनी बार बुलाया, लेकिन तुम अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो पाए, तुम इतने व्यस्त थे। इसीलिए मुझे तुम पर बहुत गुस्सा आया। मैंने तुम्हें सबक सिखाने का फैसला किया। इसीलिए मैंने तुम्हें धोखा देकर यहां बुलाया। तुम्हें अपने माता पिता की जरूरत नहीं है, लेकिन उनकी संपत्ति तो चाहिए, है ना? लेकिन तुम हमें भूल गए, इसलिए तुम्हें हमारी संपत्ति नहीं मिलेगी। मैंने पहले ही वसीयत लिख दी है और अपना घर और खेत एक ट्रस्ट को दान कर दिए हैं। मेरी मृत्यु के बाद तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैं जानता हूं कि तुम यहां क्यों आए, लेकिन मुझे अपना दुख खत्म करने के लिए तुम्हें सही सबक सिखाना जरूरी लगा, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। अब जाओ, दोबारा कभी यहां मत आना। कहते हुए उन्होंने मनोज को बाहर निकाल दिया और दरवाजा जोर से बंद कर लिया और अंदर जमीन पर बैठकर मनोज को जाते हुए देखते रहे। अच्छा दोस्त, यह कहानी आपको कैसा लगा? आपके विचार कमेंट के रूप में लिखिए। यस कहानी देखने के लिए धन्यवाद।